हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम जो कि आपका होने वाला है हेनरी का नियम। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं हेनरी लॉ क्या होता है, यानी कि जो हेनरी का नियम है यह क्या होता है, ये हमें क्या बताता है। और इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे इसकी विशेषताएं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है टॉपिक है। तो बिल्कुल वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये नियम कहां पर लागू होता है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद 100% की गारंटी है कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस आपको यहां पर 5 से 6 मिनट का जो भी टाइम है उसको निकाल कर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और पसंद आए तो यार लाइक कर देना और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जो हेनरी का नियम है यह किसने दिया था ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में जैसे आ गया तो आपका यहां पर पूछ सकता है ना। तो देखिए सन 1803 ईस्वी। अब यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि जो आपका सन होता है टाइम, ये मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है, मतलब अलग अलग बुक में 1-2 वर्षों का क्या होता है फर्क होता है। तो आप समझ के चलिए 1803 अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हैं तो बिल्कुल सही है, आपको कोई भी मतलब यहां पर मिस्टेक नहीं माना जाएगा। तो सन 1803 ईस्वी में हेनरी द्वारा दिया गया यह नियम किसी द्रव में, ठीक है, देखिए किसके लिए लागू होता है, जो मतलब हेनरी द्वारा दिया गया था, ये क्या है वैज्ञानिक है ना, हेनरी द्वारा दिया गया था। और यह नियम किसी द्रव में गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को दर्शाता है। आई मीन यहां पर दोस्तों कहने का मतलब ये है, मेरा मतलब ये है कि देखिए जैसे हमारे पास कोई एक पात्र है, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर आप समझिएगा, मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का ट्राई करता हूं। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है पात्र है। अब इस पात्र में हमारे पास क्या है द्रव है, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए द्रव आप समझ सकते हैं ना। यहां पर मान लीजिए द्रव, जैसे कि आप पानी मान लीजिए कोई भी चीज, तो ये द्रव के रूप में है। अब कह रहा है नियम कि यह नियम किसी द्रव में गैस की विलेयता पर, ठीक है, दाब के प्रभाव को दर्शाता। मतलब यहां पर इस द्रव में अगर हम क्या करें गैस को घोलें, मतलब कि विलेयता, गैस की विलेयता का मतलब क्या है, गैस को हम इसमें क्या कर रहे हैं घोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर एक पात्र लिया और इस पात्र में हमने डाला द्रव और इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं गैस को मिला रहे हैं। तब इसमें मतलब कि कितना दाब हम लगाएं, ठीक है, कितना प्रेशर इसमें डालें कि जो गैस है वह पूर्णतः इसमें क्या हो जाए द्रव में विलय हो जाए। तो यही दाब के प्रभाव को दर्शाने के लिए आपका क्या है ये हेनरी का नियम उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए। अब चलिए हम लोग नियम की बात करते हैं। मेन पॉइंट हमारा यहां पर स्टार्ट होता है। देखिए तो यह नियम क्या कहता है, मतलब इस नियम के अनुसार तो स्थिर ताप पर, देखिए जो टेम्परेचर होगा दोस्तों है ना, जो हमारा इसमें क्या होगा टेम्परेचर, जो ताप है वह क्या होगा स्थिर होगा। साफ साफ बताया गया है कि स्थिर ताप पर, ठीक है। तो स्थिर ताप पर द्रव के, ठीक है, द्रव के एक निश्चित आयतन में, जैसे मैंने बताया कि यहां पर क्या होगा द्रव का क्या होगा, जो यहां पर इसका जो टेम्परेचर होगा वह क्या होगा स्थिर होगा। एंड यहां पर जो इसका आयतन होगा वॉल्यूम, जो यहां पर मतलब जैसे कि मानकर चलिए हम एक आयतन को, जैसे जल को क्या करते हैं लीटर से मापते हैं ना, तो वही क्या है यहां पर जो इसका आयतन होगा निश्चित रहेगा। ठीक है, वो मतलब कि गैस के हिसाब से। तो एक प्रकार से यही बताया गया कि किस स्थिर ताप पर, ताप हमारा जो टेम्परेचर है वह स्थिर रहेगा और द्रव के एक निश्चित आयतन में, ठीक है, घोलित उस गैस का द्रव्यमान, मतलब कि जो गैस हम इस विलयन या द्रव में जो है मतलब मिला रहे हैं या घोल रहे हैं या विलय कर रहे हैं, तो वही यहां पर समझिएगा, पॉइंट पकड़िएगा आप। तो मतलब रटना नहीं पड़ता, मेरा जो है इतना बताने का मतलब यही रहता है कि आप रटना, आपको रटना ना पड़े, बस माइंड में चला जाए तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, कभी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर गैस घोल रहे हैं तो उस घोलित गैस का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, जो गैस का द्रव्यमान यानी कि मास, ठीक है, द्रव्यमान विलयन के साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये साम्यावस्था क्या है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज और कोई भी वर्ड अगर बीच में आ जाता है और अगर हमें वो समझ में नहीं आया तो हम क्या करते हैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं जो साम्यावस्था होती है क्या होती है। आपने कई बार इस वर्ड को सुना होगा लेकिन अभी आपको लगभग कई सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा और काफी सारे बच्चों को पता भी रहता है। ठीक है, तो अगर पता है तो अच्छी बात है। देखिए साम्यावस्था क्या होती है, जब किसी वस्तु पर, क्या है ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं लेकिन सुनिएगा, जब किसी वस्तु पर, जैसे कि यहां पर हम लोग द्रव ले
ले रहे हैं, तो मतलब द्रव क्या है, हमारी एक वस्तु है। तो किसी वस्तु पर कुल बल का जो मान होगा, उस पर जो फोर्स लगाया जाएगा, बाहरी जो बल होगा, या आप कह सकते हैं जो दाब होगा, ठीक है, तो वही क्या है, दाब अगर डालेंगे तो क्या होता है, बल ही तो है। तो मतलब क्या है, शून्य रहे, ठीक है। तो मतलब साम्यावस्था वही कहेंगे जैसे कि हम किसी बॉक्स या मतलब कि किसी पात्र में बाहरी फोर्स ना लगे और हम उसमें कोई चीज रख दें, जैसे कि आप मतलब कि वहां पर जल ही रख दीजिए या आप नमक रख दीजिए, कुछ भी चीजें, तो मतलब उसमें जो बाहरी बल है वह शून्य रहे, उसमें बाहरी फोर्स ना लगे, तो ऐसी स्थिति कहलाती है दोस्तों साम्यावस्था, ठीक है। तो यही कह रहा है कि द्रव्यमान के विलयन में स्थित उस स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारा इसमें जो प्रेशर है, जो दाब है, वह क्या है, पी मान लेते हैं। मान लीजिए जो इसमें हम दाब लगा रहे हैं वह हमारा पी है, तो हमने यहां पर लिखा जो दाब होगा, दाब हमारा क्या हो जाएगा, पी। इसको हम लोग यहां पर क्योंकि प्रेशर कहते हैं ना, तो दाब मान लीजिए इसमें पी है हमारा, और गैस का जो द्रव्यमान है, ठीक है, कह रहा ना यहां पर कि उस गैस का द्रव्यमान, तो हम यहां पर गैस का द्रव्यमान लेते हैं यम, ठीक है। गैस का द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान मतलब कि मास, तो इस गैस का हमारा द्रव्यमान हम यहां पर यम मान लेते हैं, ठीक है, यम। तो अब हमारा इस नियम के अनुसार क्या होगा, कह रहा है कि जो हमारा इसका जो द्रव्यमान है, उस गैस का जो द्रव्यमान है विलयन के साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब यानी पी के समानुपाती, यानी कि जो आपका यम द्रव्यमान है वह गैस के दाब के पी यानी दाब जो पी है इसके समानुपाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं किस प्रकार से, यम, और यहां पर इसको लिख सकते हैं समानुपाती पी, है ना, समानुपाती पी। अगर यहां पर व्युत्क्रमानुपाती बोलता है तो आप समझ सकते हैं कि इसको एक के बट्टे में कर देते हैं ना, तो यहां पर समानुपाती पी है। तो इतना हमारा ये नियम समझा रहा है। अब इसको आप लिख सकते हैं यम इक्वल टू, इक्वल करेंगे तो आप यहां पर के करके और इसको कर देंगे पी, जहां के हमारा क्या है, के हमारा एक समानुपातिक नियतांक है ना, क्या है दोस्तों, के हमारा, के जो है समानुपाती, ठीक है, समानुपाती नियतांक, आप इसको समझ लीजिए समानुपाती नियतांक है, ठीक है, नियतांक है। तो ये हमारा क्या हो गया, समानुपाती नियतांक, ठीक है। तो इतना ही कहता है, जो हमारा इसमें प्रेशर लग रहा है और जो गैस का द्रव्यमान है ये एक दूसरे क्या होते हैं, समानुपाती होती है। यही आपका जो है बता रहा है कि मतलब कि एक दूसरे के इक्वल है, समानुपाती, ठीक है। तो ये हमारा इस नियम के अनुसार ये चीजें होती हैं। अब इसके बाद इसकी थोड़ी सी विशेषताएं समझना चाहिए हमें, क्योंकि यह नियम कहां पर लागू होता है ये भी तो समझना पड़ेगा। ये अगर इतना सारे चीजें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए चाहे जितने नंबर में आए आपको इतना ही कर देना, ठीक है। अगर शॉर्ट में आता है नियम बस पूछता तो नियम बस बताएंगे, अगर विशेषताएं पूछता तो आपको विशेषताएं भी बता देनी है। जैसे इसकी विशेषताएं, नंबर 1, फर्स्ट नंबर पर है हमारा कि यह नियम उन गैसों पर ही लागू होता है। अब देखिए किन गैसों पर यह नियम लागू होता है, ध्यान दीजिएगा, उन गैसों पर ही लागू होता है जो विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। आई मीन देखिए दोस्तों यहां पर क्या है समझने का मतलब, पहला नंबर समझिए, जैसे हमारे पास क्या है, हमने कोई यहां पर द्रव लिया है, ठीक है। अब अगर आप लोग यहां पर पहला नियम देखिए, उन गैसों पर ही लागू होता है जो विलायक से कोई अभिक्रिया नहीं। अब यहां पर अगर हमारा द्रव है तो ये क्या है, विलायक है, और अगर हम इसमें गैस मिला देते हैं, ठीक है, गैस हम लोग मिलाएंगे जब, तो क्या होगा, अगर गैस इस विलायक से रिएक्शन कर लेगी तो भाई साहब ये नियम बिल्कुल नहीं लगेगा वहां पर, ठीक है। तो इसलिए ऐसी गैस होनी चाहिए, ऐसी गैसों पर लागू होगा जो विलायक से रिएक्शन ना करे, कोई भी अभिक्रिया ना करे, तभी ये नियम आपका लागू होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, नंबर 2 क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि यह नियम उन गैसों के लिए कभी नहीं लागू होता, उन गैसों के लिए कभी भी नहीं लागू होता, किनके लिए, जो जल या किसी अन्य द्रव में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं। अब देखिए यहां पर HCl का एक एग्जांपल आता है जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों। ये क्या है, एक प्रकार से गैस भी होती है ना, तो HCl हमारी गैस है। अब अगर इस गैस को आप किसी द्रव में या मतलब कि जल या किसी अन्य द्रव में अगर आप घोलते हैं तो ये क्या होता है दोस्तों, आयनों में टूट जाएगा। तो यहां पर H+ आयन और यहां पर प्लस Cl- आयन, तो ये प्लस माइनस यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में देखिए टूट गई हमारी गैस। तो ऐसी गैसों पर बिल्कुल ये नियम नहीं लागू होगा जिन्हें अगर जल या किसी अन्य द्रव में घोल दें और आयनों में टूट जाए, तो यही ये रिएक्शन करेगा तभी टूटेगा। तो मतलब ये दो विशेषताएं हैं कि ऐसे में ये बिल्कुल हमारा नियम नहीं लागू होगा। तो दोस्तों यही था हमारा इसका जो है, मैंने बता दिया आपका कि ये नियम आपका क्या कहता है, कहां पर
लागू होता है, कैसे क्या। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं एक टॉपिक आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ समझाने वाला हूं। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।